नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 30। और इस लेक्चर में हम 4-5 टॉपिक देखेंगे। बेसिकली हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन को देखेंगे। उसके बाद भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट को देखेंगे। लेकिन कराची अधिवेशन एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और उसमें 2-4 फैक्ट है, हमारा बच गया था, आज हम उसको पूरा कर लेंगे। और 1935 का जो एक्ट था इसमें हमने सब कुछ कर लिया था, लेकिन कुछ कोटेशन है लोगों का। जवाहरलाल नेहरू ने कुछ बोला है और ऐसे नेता लोग कुछ बोले हैं इस एक्ट के बारे में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो यह 2 टॉपिक हम लोग का थोड़ा सा छूट गया था, उसको हम आज क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले कराची अधिवेशन देख लेते हैं, ये क्यों हुआ था और इसमें क्या इम्पोर्टेंस है इसका, और एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे देखेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखिए, कराची अधिवेशन इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि भगत सिंह का फांसी होता है 23 मार्च 1931 को, और इनके फांसी के 3 से 4 दिन के बाद यह अधिवेशन स्टार्ट होगा। और इसी अधिवेशन में भाग लेने के लिए जब गांधी जी लाहौर जाएंगे तो वहाँ पे गांधी का काले झंडे के साथ बहुत विरोध होगा। और गांधी और भगत सिंह का जो संबंध है, यहाँ पे बहुत हिस्टोरियन अलग अलग अपना स्टेटमेंट देते हैं। और यहीं से जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है तरह तरह का ज्ञान निकाल के लोगों को मिसगाइड करती है ना। तो उस पर हम जब भगत सिंह की आइडियोलॉजी हम एक चैप्टर में करेंगे, एक क्लास में करेंगे, वहाँ पे हम भगत सिंह और गांधी को डिटेल में देखेंगे और इन सारे फैक्ट जो भी है उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी होगी और 26 से 31 मार्च यह टाइम रहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होने का, मतलब सेशन होता है 26 से 31 मार्च। और इसीलिए यह सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भगत सिंह का भी फांसी हुआ है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों लोगों का। तो अभी देश में एक नया उत्तेजना है लोगों के बीच में, और गांधी के बारे में लोग तरह तरह की बातें करेंगे, आरोप लगाएंगे, आलोचना करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो यही होगा। और इसकी देखिए, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बनता है कि इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं। इसके अध्यक्ष बनते हैं वल्लभ भाई पटेल। और पटेल पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। इसमें 1931 के अधिवेशन में कई बार पूछा जाता है। और इस अधिवेशन में एक सबसे बड़ा काम होगा जो 1929 में जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पे जो लाहौर अधिवेशन में कहते हैं पूर्ण स्वराज चाहिए, उस पूर्ण स्वराज को इस अधिवेशन में परिभाषित किया गया। मतलब पूर्ण स्वराज हमारा क्या है, कैसे होगा और उस लक्ष्य तक हम कैसे पहुंचेंगे, उसको पहली बार डिफाइन किया गया है 1931 के कराची अधिवेशन में। तो यहाँ से 2 फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहला तो प्रेसिडेंट कौन बनता है, दूसरा पूर्ण स्वराज जो लाहौर अधिवेशन में हुआ था उसको डिफाइन कब किया गया, तो उसको डिफाइन किया गया आपको कराची अधिवेशन में। ठीक है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि यह जो 1931 का सेशन है, यहाँ पे 2 चीज़ें नया आएगा। पहला तो फंडामेंटल राइट, जो अभी हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं उसको पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 के अपने सेशन में लाएगा और बोलेगा कि भारत के लोगों को फंडामेंटल राइट कुछ होना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट का पहला जिक्र यहीं पे आएगा। और दूसरा एक और जिक्र आएगा, वो होगा आपको नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। ठीक है, एक नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम आएगा जिसको बनाएंगे नेहरू जी। नेहरू इसको बनाएंगे और इनके साथ में एसोसिएट इनको करेंगे, मतलब सहयोगी के रूप में रहेंगे एम.एन. रॉय। और यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पहली बार कब आया था, तो 1931 के सेशन में आया था। और इसको किसने बनाया था, नेहरू जी ने बनाया था एम.एन. राय के सहयोग से। ठीक है, ये 2-3 फैक्ट है। और इसी 1931 के एक्ट में
सुभाष चंद्र बोस कहते हैं गांधी के बारे में कि गांधी की लोकप्रियता इस समय अपने पराकाष्ठा पे है। ये आप याद रखेंगे, मतलब ये स्टेटमेंट याद रखेंगे। गांधी की लोकप्रियता आप लिख लेंगे इसको। गांधी की जो लोकप्रियता है इसमें अपने मतलब पराकाष्ठा पे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, और इसमें गांधी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो भी गए हैं। और इसी टाइम गांधी एक स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह गांधी का स्टेटमेंट है, और कई बार डायरेक्ट इस कोटेशन से ही, ये दोनों कोटेशन से ही क्वेश्चन बन जाता है मेंस में। तो आप इसे याद रखेंगे। प्रीलिम्स में यह फैक्ट पूछा जा सकता है, किसने कहा है, किस संदर्भ में कहा है, किसको कहा है, या कब कहा है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट पूछे जा सकते हैं। और देखिए गांधी की जो अपना इमेज है, हर व्यक्ति का एक लाइफ में एक इमेज, एक टाइम होता है जब पीक पे चलता है इमेज, पीक पे रहता है उसका इमेज। तो गांधी का इमेज हम देखते हैं तो 1931 के टाइम में सबसे पीक पे रहता है। और कुछ आलोचना करने वाले ये भी कहते हैं कि गांधी उसमें अपने आप को कहीं महात्मा और मतलब मानव से ऊपर के दर्जा का मानने लगे थे, एक आलोचना के पॉइंट में कहा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, और ये गांधी का स्टेटमेंट है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि गांधी अपने आप से जो सम्मान और प्रकाष्ठा इनको मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो अभिभूत हो रहे हैं, है ना। ये स्टेटमेंट थोड़ा दिखाता भी है। लेकिन इसके बाद देखते हैं कि जैसा होता है कि आदमी जब अपनी पराकाष्ठा में अभिभूत हो जाए तो फिर कुछ गलत करता है, लेकिन गांधी ने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो फिर लगता है कि नहीं ठीक है, होता है कभी कभी आदमी खुश हो जाता है ज़्यादा, और खुश होकर कोई स्टेटमेंट दे देता है। तो ये लेकिन गांधी के जो आलोचना करते हैं वो इस सेंटेंस को लेके, इस फैक्ट को लेके थोड़े बहुत इस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, है ना। तो ये सब कुछ फैक्ट था जो पूछा जाता है आपको 1931 के जो कराची अधिवेशन था इसी से। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, और यहाँ से 2-3 फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं 1935 का जो एक्ट था। हमने इसमें सब कुछ पढ़ा था, लेकिन 2-4 फैक्ट हमारा छूट गया था। जब एक्ट पास हुआ तो भारत के किसी भी नेता ने इसको समर्थन नहीं किया। तो जब लोग समर्थन नहीं करेगा तो कुछ लोग अपना स्टेटमेंट दे के विरोध करेगा। तो उसमें सबसे पहले एक नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू इसके बारे में बोलते हैं, यह जो एक्ट है यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित मशीन है। यह नेहरू का स्टेटमेंट है। और देखिए इस रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट है लोगों का, कई बार इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमने इसको पढ़ाने के टाइम में मतलब छूट गया था, और आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया, लेकिन मैं देख रहा था एक बार तो मुझे लगा कि यह टॉपिक छूट गया है। तो हालांकि मैं आगे निकल सकता था, आप लोगों को भी याद नहीं रहा, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं इसको करा देना चाहिए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। तो एक नेहरू का स्टेटमेंट है, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित मशीन, आप याद रखेंगे। एक मदन मोहन मालवीय जी हैं। मालवीय जी का एक स्टेटमेंट है, बाह्य रूप से मतलब बाहर से कुछ जनतंत्रवादी परंतु अंदर से खोखला। यह सीधे स्टेटमेंट आता है और पूछा जाता है यह किसका स्टेटमेंट है। तो आप थोड़ा सा याद, देखिए सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 आप याद रखेंगे, बाकी आप थोड़ा उसे एलिमिनेशन करके आप निकाल लेंगे। राजगोपालाचारी भी इसमें आ जाते हैं। और ये कहेंगे कि दोहरा शासन जो था उससे भी यह बुरा है। दोहरा शासन जो था उससे भी यह बुरा है। और लास्ट में आएंगे जिन्ना। जिन्ना भी उसमें कद्दावर नेता है। तो जिन्ना अपना स्टेटमेंट देंगे, यह कहेंगे पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, तथा बिल्कुल अस्वीकृत। ठीक है,
यह 2-3 फैक्ट आप याद रखेंगे। तो यही 2-3 फैक्ट था जो हमको बताना था 1935 के एक्ट में। अब बाकी सारा चीज़ लगभग कंप्लीट हो गया। चलिए आज का हम टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। आज का पहला टॉपिक हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है यह स्टार्ट होगा 1940 से। अब 1940 में क्या ऐसी परिस्थिति होगी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट होगा, चलिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसके पहले कंडीशन है क्या। अगर हम डेट की बात करें 17 अक्टूबर 1940, हालांकि डेट नहीं पूछता है, आप ईयर याद रखेंगे 1940। और कई बार इससे पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, यही ईयर से ही क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसको थोड़ा याद रखेंगे। इस समय हम देख रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 39 से 44 तक चलता है टाइम, ये सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम है। इस समय ब्रिटिशर्स अपने सेकेंड वर्ल्ड वार में लगे हुए हैं और समर्थन देने के जो इशू है उस पर देख रहे हैं कांग्रेस में गतिरोध है। एक जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक तरफ ब्रिटेन है और यह लड़ किससे रहे हैं, जर्मनी से। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है उस समय और इसके पास ये दुविधा है कि अब ब्रिटेन को समर्थन दे नहीं सकती है और ब्रिटेन के अगेंस्ट में भी नहीं जा सकती है, क्योंकि ब्रिटेन के अगेंस्ट में जाएगी तो इसका समर्थन कहीं ना कहीं जर्मनी के समर्थन में हो जाएगा। तो इसका दोनों के तरफ समर्थन देना मतलब एक मुसीबत है और इस दुविधा में फंसी हुई है। लेकिन कांग्रेस चाह रही है कि हम एक आंदोलन भी करें, लेकिन आंदोलन भी नहीं करना चाह रही है। कांग्रेस की अभी जो पोजीशन है इस समय हम देखेंगे पूरी तरीके से एक दुविधा की कंडीशन है कि इस समय क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा है। इसी टाइम में कुछ नेताओं का आपस में ऐसा मानना था कि हम एक छोटा आंदोलन स्टार्ट करें और इस आंदोलन को लीड करें गांधी जी। और इसी टाइम गांधी जी लेके आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब सुझाव लेके आते हैं और ये कहते हैं आप अपने घर में बैठिए आंदोलन करिए, बाहर मत नहीं करिए, लोगों को लेके जन आंदोलन मत करिए, लेकिन घर में बैठिए आप आंदोलन करिए और ब्रिटिशर्स को अपनी बात मनवाने के लिए विवश करिए। यही था व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसमें कहीं आंदोलन प्रदर्शन नहीं हुआ, घर में आपको रहना था, आंदोलन करना था। इसमें 2-3 फैक्ट ये ज़रूरी है कि सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह जब होगा तो उसमें सबसे पहला सत्याग्रही कौन होगा, यह एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, सारे एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। पहले थे विनोबा भावे। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। देखिए यह तो क्वेश्चन पूछा गया है, यह भी पूछा गया है, लेकिन अभी तक तीसरा नहीं पूछा गया है। शायद तीसरा पूछा जाए, आप इसको भी याद रखेंगे। ये थे एच ब्रह्मा, या कहीं कहीं इनका नाम मिलता है ब्रह्मादत्त थर्ड, ठीक है। ब्रह्मादत्त थर्ड मतलब ये तीसरे नंबर के थे, इसका मतलब ये भी होता है। तो ब्रह्मा से आप याद रखेंगे जवाहरलाल विनोबा भावे 1 नंबर, जवाहरलाल नेहरू और एच ब्रह्मा, ये तीनों लोग थे जो मतलब सबसे 1, 2, 3 नंबर पे थे सत्याग्रही। बाकी तो काफ़ी लोग थे, तो आपको 3 का नाम याद रखना है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। और जब 1941 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बैठक हुआ, बारदोली में बैठक हुआ, तो इस बैठक में जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था इसको वापस ले लिया गया। यह एक्चुअली एक सिंबॉलिक रूप में था कि हम आंदोलन भी नहीं कर रहे हैं खुल के और हम शांति से बैठ भी नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए, एक जो आप एग्ज़ाम के पहले जो टेस्ट देते हैं, कहीं ना कहीं अपना एक तैयारी करते हैं। गांधी भी इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के तौर पे जो क्विट इंडिया मूवमेंट लागू करना था, उसका कहीं ना कहीं एक टेस्ट के रूप में तैयारी कर रहे हैं कि लोग कितना जागरूक हैं, कितना समर्थन में आ रहे हैं। यह एक कह सकते हैं कि बड़ा जो आंदोलन था क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके पहले का यह छोटा सा तैयारी था, जिसका ज़्यादा जन समर्थन तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी जिस उद्देश्य से चलाया गया था वह उद्देश्य पूरा हुआ कि हम इस टाइम में ब्रिटिशर्स को अब विरोध भी नहीं करेंगे, समर्थन भी नहीं करेंगे, हम अपना आंदोलन भी करेंगे और इस आंदोलन से
हम अपना एक जो क्विट इंडिया मूवमेंट आगे मतलब लागू करना था, जो बड़े आंदोलन लागू होते बाद में, उसकी हम छोटी मोटी तैयारी कर रही है और लोगों को थोड़ा सा जागरूक कर दी, यही इसका मकसद था। बस यहाँ पे 1941 में यह ख़त्म हो जाता है और इसके बाद इसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन क्वेश्चन यहाँ से खूब बनते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा क्रिप्स मिशन। अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करें तो यह आता है 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में आएगा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि यह मिशन आता है तो इसके आने की परिस्थितियाँ क्या है, कारण क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि यह आएगा जब क्रिप्स मिशन तो क्या सुझाव देगा, इसके सुझाव क्या होंगे, और लास्ट में हम क्रिप्स मिशन की समीक्षा करेंगे, देखेंगे कि हमारे लिए कितना सही था, कितना गलत था, और लास्ट में हम एक अपना कंक्लूजन निकालेंगे जो मैंने से पूछा जाता है, तो एक कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर वहाँ पे लिख सकें। चलिए, अगर हम सबसे पहले इसकी सुझाव देखें, परिस्थितियाँ देखें, तो इस समय हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका है और भारत जो है, भारत का अगर हम लोकेशन देखें तो साउथ ईस्ट एशिया में इधर के जितने भी कंट्री है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ जापान का जो पावर है यहाँ पे बहुत राइज हो रहा है। जापान का आधिपत्य इस क्षेत्र में बढ़ रहा है और फ्रांस, ब्रिटेन, हॉलैंड वगैरह जो इस क्षेत्र में अपना काम कर रहे थे, मतलब काम क्या, वो कारोबार कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, कॉलोनी बनाई थी, इनको कहीं ना कहीं हटाने से, भगाने से मजबूर होना पड़ा। ये जापान की शक्ति इसमें राइज हो रही है और इनको यहाँ से भागने से मजबूर होना पड़ा, तो यह भी सबसे बड़ा कारण है। दूसरा हम देखते हैं जापान पर्ल हार्बर पर अपना अटैक करता है। देखिए, ये थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है और यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है, तो आपने नहीं पढ़ा होगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना हम बता देते हैं इतना काफ़ी है। फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में जब आएंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जापान का पहला राइज तो इधर होता है कि साउथ ईस्ट एशिया का जो भी कंट्री है, वहाँ से जो यूरोपियन कंट्री हैं जो अपना कॉलोनी बना के रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इनको भागने पर मजबूर होना पड़ता है। दूसरा, जापान की अगर हम स्थिति की बात करें तो वह पर्ल हार्बर पर अपना अटैक करता है। अमेरिका का जो एक बंदरगाह है पर्ल हार्बर, उस पर अटैक करता है और वहाँ पे काफ़ी अमेरिका को क्षति होती है। फिर बाद में अमेरिका जब जवाबी कार्रवाई करता है तो यहाँ पे बम गिराता है, वो अलग घटना है। फिर जापान मतलब बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसके बाद वो अलग घटना है। लेकिन इस समय जापान का जो पावर है काफ़ी राइज हो चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को लग रहा है ना कि इंटरनेशनल प्रेशर इस समय बन रहा है और इस समय हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ कमीशन भेजना चाहिए, कुछ कमेटी बनाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमको करना चाहिए कि लगे कि हम भारतीयों के हित में काम कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा मकसद था। इसीलिए कैबिनेट क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। और क्रिप्स मिशन जब 42 में आया तो इसका एम क्या था, देखिए, आप क्रिप्स मिशन को कभी भी पढ़ेंगे तो जापान के राइज से याद करेंगे, कारण आप समझ जाएंगे। कारण यही था जापान का बढ़ता शक्ति, और विश्व में और सारी घटनाएं भी उसमें हो रही थी। जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे। लेकिन अभी आप भारत मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में देखें तो जापान को आप याद रखेंगे, समझ जाएंगे। जब ये क्रिप्स मिशन भारत आता है तो इसका एम रहेगा कि भारत संघ की स्थापना करना, और दूसरा होगा डोमिनियन स्टेटस। मतलब यह क्रिप्स मिशन कहेगा, इसका एम दो ही होगा कि हम भारत में जा रहे हैं, एक मिशन के तहत आएगा तो उसमें 4-5 लोग होंगे, कुछ लोगों से बात विवाद करेगा, अपना रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट में इसका मकसद फिक्स होगा कि भारत संघ की स्थापना करना है और भारत को डोमिनियन स्टेटस देना है। ठीक है, अब देखिए जब भारत में आएगा तो क्या क्या होगा, क्या प्रावधान की बात करेगा और भारतीय लोग उसको कैसे रिएक्ट करेंगे, यही सब क्रिप्स मिशन में है। और क्रिप्स मिशन में देखिए कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और पूछा जाएगा कि क्या नहीं था या क्या था। तो आप थोड़ा सा डिटेल में उसको देख लेंगे कि क्रिप्स मिशन में क्या क्या बातें कही गई थी, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो हमने इसका एम बताया कि इसका एम 2 ही है। पहला तो भारत संघ की स्थापना, दूसरा डोमिनियन स्टेटस।
लेकिन कमीशन बनता है तो उसमें 2 ही 3 बात थोड़ी लिखी जाती है, और बहुत सारी बातें लिखी जाती है। इसमें ये भी कहा गया कि कोई भी अगर प्रांत चाहता है कि हम भारत से अलग रहें, मतलब भारत में वो रहना नहीं चाहता है, तो वह अलग से, उसके बारे में हम अलग से विचार करेंगे। और यही सबसे बड़ा विवादास्पद इशू था लोगों के बीच में कि भारत का, जैसे मानते हैं हैदराबाद कह दिया कि हम भारत के साथ नहीं रहेंगे, तो अब इसके लिए अलग संविधान बनेगा, तो पूरे भारत एक रहेगा और हैदराबाद अलग हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे रियासत थे, तो बहुत सारे रियासत अलग हो सकते थे, कोई भारत में आता नहीं। यह सबसे बड़ा विवादास्पद इशू था इसमें। फिर एक ये भी इसमें बात कहा गया कि संघ जो बनाया जाएगा उसमें ब्रिटिश भारत होगा और देसी रजवाड़ा जिसको मन करेगा वो इसमें शामिल हो सकता है, ठीक है, लेकिन यह बाध्यकारी राजाओं के लिए नहीं होगा। मतलब पहला ही पॉइंट को बार बार रिपीट किया जा रहा है। यही सब 2-3 घटनाएं थी इसमें। तीसरा इसमें कहा गया कि भारत को कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप हम देंगे, भारत की कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप देने की इसमें पेशकश की गई। ये घटनाएं थी। तो ये तीनों जो बातें थी, तीनों भारतीयों को पसंद नहीं आए। इनको लगा कि यह बात जो है कोरी कल्पना है। अब कोरी कल्पना इनको क्यों लगती है? क्योंकि देखिए डोमिनियन स्टेटस की बात तो बहुत पीछे छूट गई है। हम 1929 में कहते हैं कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, और आप 42 में आके कहते हैं कि डोमिनियन स्टेटस चाहिए, तो ये तो धोखा ही हुआ लोगों के साथ। दूसरा ये कहता है कि हम कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप देंगे, तो लोग कह रहा है कि भारतीय लोग कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं और आप हमको कॉमनवेल्थ और तरह तरह का झुंझुना दे रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा। हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, हम अपना गवर्नमेंट बनाएंगे, हम अपने रूल करेंगे, ठीक है। तीसरा बात भारत संघ की बात हो रही है, तो भारत संघ के बारे में लोग कहेंगे कि आप जब देसी रजवाड़ा को कहते हैं कि आप अपने मन से बाहर रह सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है, तो फिर तो भारत में जो 546 या 560 उसमें रियासत थे, अगर 20, 25, 30 अगर बाहर चले गए तो भारत यूनाइट कहाँ हो सकता है? भारत एक संघ कहाँ हो सकता है? कुछ लोग भारत में रहेगा, कुछ लोग भारत से बाहर रहेगा, तो एक भारत में आप कई भारत बनाना चाह रहे हैं। ये भी पॉइंट से इन लोगों को मतभेद था, और इन तीनों पॉइंट से मतभेद के कारण जो क्रिप्स मिशन था असफल हो गया। लोगों ने इसको फेल घोषित कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कि इसको मतलब किसी भी दल ने, उसमें जितने दल थे, किसी भी दल ने इसको नहीं माना। और गांधी एक स्टेटमेंट उस समय देते हैं जो बहुत फेमस है, पोस्ट डेटेड चेक की बात करते हैं गांधी, और यह क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी बोलेंगे, क्रिप्स मिशन के बारे में बोलेंगे गांधी, और यह एग्ज़ाम में आपसे कई बार पूछा गया है। तो यह स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है कि किसने बोला है? गांधी ने बोला है। किसके संदर्भ में बोला है? तो क्रिप्स मिशन के संदर्भ में बोला है। और क्या बोला है? तो पोस्ट डेटेड चेक बोला है, ठीक है। एक पूरा नाम है पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक, मतलब यह ऐसा चेक है जो बैंक में यूज़ होने से पहले का डेट का है तो क्रैश हो गया है, यही इसका मतलब है। तो आप चेक से याद रखेंगे, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में गांधी जी ने बोला है, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब देखिए कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जब क्रिप्स मिशन आया था उसमें गवर्नर कौन था, वायसराय कौन था? तो सबसे लंबा गवर्नर का टाइम कहा जाता है 1936 से 42। हालांकि कर्जन का भी टाइम लंबा था। 1936 से 42 नहीं 43 तक रहा है, यह 43 तक रहा है लिनलिथगो। तो क्रिप्स मिशन के टाइम में यही रहता है। आपसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया, आप थोड़ा याद रखेंगे। देखिए जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा गया है वहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं। पिछले 1-2 दिन पहले आप लोगों ने जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न आप लोग को हुआ था। हमने वीडियो में उस टॉपिक को हाईलाइट करके बोला था कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी इसको ये आंसर मानना है। हम पूरा डिटेल में बताए हैं, आप एक बार थोड़ा सा वीडियो देखिए, वहाँ पे पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। आप वीडियो को अच्छे से देखते नहीं हैं, झूठ मूठ का इधर उधर फंसे रहते हैं,
कन्फ्यूज़न होते रहता है, ठीक है। और जहाँ पे क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है वहाँ मैं बोल देता हूँ, इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा क्रिप्स मिशन हो गया। अब सबसे बड़ा हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। यह आज का हमारा लास्ट टॉपिक है और इसको हम करेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, यह होगा 1942 में, और कभी कभी आप देखेंगे इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगस्त क्रांति, अगर आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि दुनिया में बहुत सारे आंदोलन मार्च में हुआ है, तो उसको मार्च क्रांति कहेंगे। कहीं कि आपको मई में क्रांति देखने को मिलेगा तो वहाँ उसको मई क्रांति कहते हैं। इसी के रिगार्डिंग भारत में जो भारत छोड़ो आंदोलन होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट होगा, वो अगस्त महीने में होगा। तो इसको किसी किसी बुक में आप देखेंगे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, जो लिन लिथुओ के बारे में हम बताए थे। जो लिन लिथुओ है यहाँ पे, ये इसी टाइम में गांधी को राजनीतिक फिरौती कहता है। राजनीतिक फिरौती कहा है लिन लिथुओ, गांधी को राजनीतिक फिरौती कहता है। तो आप थोड़ा सा यह स्टेटमेंट याद रखेंगे, लिन लिथुओ ये स्टेटमेंट देगा गांधी के संदर्भ में, ठीक है। चलिए, हम क्विट इंडिया मूवमेंट में चलते हैं। हाँ, तो यह अगस्त क्रांति है हमारा, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। 1942 में स्टार्ट होता है। यह कहाँ से स्टार्ट होता है, यह स्टार्ट होगा आपको वर्धा से, ठीक है। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो हमारा स्लोगन है, यह स्लोगन दिया किसने था, कई बार तो एग्जाम में यही पूछ दिया जाता है। तो यह एक नारा है, यह एक स्लोगन है जिसको दिया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। यह स्लोगन दिया गया और गांधी जी ने जब आंदोलन छेड़ा तो उसको मतलब पॉपुलर कर दिया, ठीक है। देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्ट आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के रिगार्डिंग। हम सारे फैक्ट को देखेंगे और कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक भी है उसको भी हम देखेंगे। यह आया क्यों था, अगर भारत छोड़ो आंदोलन की हम बात करें तो इसके आने के पीछे कारण क्या था। इसके पीछे कारण था कि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका है। ब्रिटिशर्स जो है कहीं ना कहीं अपने में बिजी हैं लड़ाई लड़ने में, और इंटरनेशनल फैक्टर जो हम बताए थे जापान वगैरह का, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि ब्रिटिशर्स को कुछ करने पे मजबूर होना पड़ रहा है, और क्रिप्स मिशन फेल हो चुका है। तो अब इन्होंने, भारतीयों को लगेगा कि यह अच्छा मौका है, क्रिप्स मिशन फेल हो गया है, हम लोग एक अपना आंदोलन करें और भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करेंगे। कई बार पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करने के पीछे कारण क्या था, तो कारण आप लिखेंगे क्रिप्स प्रस्ताव का असफल होना। अगर क्रिप्स प्रस्ताव मान गया होता, देखिए, अगर क्रिप्स प्रस्ताव बोल देता कि ठीक है पूर्ण स्वराज हम देंगे, इंडिपेंडेंस दे दिया जाएगा, तो यह आंदोलन होता नहीं होता। उसने डोमिनियन स्टेटस की बात की, उसको पता था, क्रिप्स मिशन को ये बात पता था कि डोमिनियन स्टेटस पे भारतीय नहीं मानेंगे, क्योंकि 1929 में तो इनका पूर्ण स्वराज की घोषणा हो चुकी है। 1931 में देखते हैं कि इसको डिफाइन किया जा चुका है कराची अधिवेशन में। फिर अगर डोमिनियन स्टेटस की बात करता है तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ झुठलाने की कोशिश करते हैं, और जब क्रिप्स प्रस्ताव इस तरीके का बयान लेके आएगा, प्रस्ताव लेके आएगा, तो भारतीय लोग उससे नाखुश होंगे, उसको इग्नोर करेंगे, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन लागू किया जाएगा। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कुछ बातें हैं। यह सबसे पहले 6 सितंबर को, देखिए डेट वगैरह आप ज़्यादा याद मत रखिए, हम समझाने के लिए बता दे रहे हैं। 6 सितंबर को मुंबई का एक ग्वालियर टैंक है, मुंबई का यह एक ग्वालियर टैंक है, यहीं पे गांधी जी का एक भाषण होगा, और गांधी जी इस भाषण में बहुत अच्छे तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्या क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। 8 अगस्त को हम देखेंगे कि
8 अगस्त को इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होगा और उस सेशन में जवाहरलाल नेहरू इस प्रस्ताव को पेश करेंगे। देखिए, यह आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप बिल्कुल याद रखेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में 8 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होगा उसमें प्रस्ताव को पेश करेंगे और इस प्रस्ताव को समर्थन करेंगे पटेल, वल्लभ भाई पटेल इस प्रस्ताव को समर्थन करेंगे। और आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता है उसमें किसने पेश किया है, तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया है और पटेल जी ने उसका समर्थन किया है। और जो ड्राफ्ट बनाने का काम था, मतलब कैसे क्या होगा सब कुछ, जो क्विट इंडिया मूवमेंट का ड्राफ्टिंग था वह गांधी जी किए थे। यह तीनों नाम आप याद रखेंगे। ड्राफ्टिंग करते हैं गांधी जी और गांधी जी ड्राफ्टिंग करके दे देते हैं नेहरू को। नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता है उसमें इसको पेश करते हैं और उसको जब नेहरू पेश करेंगे तो उसका पटेल इसका समर्थन करते हैं। और जो पटेल और नेहरू हैं दोनों गांधी जी के एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, मतलब दोनों कहा जाता है कि बहुत दोनों चेले हैं इनके, ठीक है। तो इन दोनों के समर्थन से क्विट इंडिया मूवमेंट प्रस्ताव पास होता है और 9 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा। यह डेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। 9 अगस्त को स्टार्ट होगा और जब 9 अगस्त को यह स्टार्ट होगा तो इसके जवाब में ब्रिटिशर्स चलाएंगे ऑपरेशन जीरो आवर। और ऑपरेशन जीरो आवर क्या होगा, इसके तहत होगा कि जितने बड़े बड़े उसमें नेता हैं सारे नेताओं को हम गिरफ्तार कर लें और गिरफ्तार करके जेल में डाल दें। हमने जब पढ़ाया था आपको लिनलिथगो का पहला पीरियड में, तो हमने बताया था जो लिनलिथगो है बहुत दमनकारी आदमी है, बहुत दमनकारी शासक है और वह हमेशा ये चाहता है कि भारतीय जो हो वह विरोध ना कर पाए, आंदोलन ना कर पाए, उसकी हमेशा यही रणनीति रहती है। और कांग्रेस को वह अवैध संस्था घोषित कर देगा आते आते, तो कहीं ना कहीं उसको एक आंदोलन दबाने का मतलब आंदोलन को दबाने में उसको मजा आएगा, किसी भी तरीके का आंदोलन और मतलब आंदोलन उग्र होने नहीं देगा। और इसी के तहत ऑपरेशन जीरो आवर चलाएगा और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत में गांधी जी और सारे बड़े बड़े नेता गिरफ्तार होंगे साथ, लेकिन इसमें गांधी जी और सरोजनी नायडू इन दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा। और इन दोनों को पूना का जो एक जेल है, पूना का आगा खा पैलेस में इनको मतलब गिरफ्तार करके आगा खा पैलेस में इनको रखा जाएगा। और यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी को जब गिरफ्तार किया गया तो कहाँ पे रखा गया, पूना के आगा खा पैलेस में रखा गया। और ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी को किस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया, तो ऑपरेशन जीरो आवर था। यह आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इस समय अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और लगातार 6 साल रहे हैं, 1940 से लेके 46 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। और यह कई बार एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है। अगर हम उसमें सेनापति की बात करें, मतलब ब्रिटिशर्स का जो पूरा सेना था उसकी कमांड कौन कर रहा है, मतलब ब्रिटिशर्स का सेनापति कौन है, यह है लॉर्ड वेबल। लॉर्ड वेबल की अगर हम बात करें तो यह 1943 से 47 तक बाद में यह वायसराय बन के आएगा। और वेबल कमीशन भी हम इसके बाद पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में वेबल कमीशन भी हमको पढ़ना है तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो यह लॉर्ड वेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तीसरा हम बात करें, अगर हम लंदन की बात करें, ब्रिटेन में देखते हैं उसमें प्रधानमंत्री कौन है, तो वहाँ का प्रधानमंत्री जो है वह है चर्चिल।
इसका पूरा नाम हम देखें तो विंस्टन चर्चिल इसका नाम है, जो 1940 से 45 तक वहाँ का पीएम रहता है। 45 में वहाँ पे सरकार बदल जाएगी। वहाँ पे उसके बाद आते हैं क्लेमेंट एटली, और एक जब भारत को आज़ादी मिलेगी तो उसमें वहाँ के प्रधानमंत्री रहेंगे क्लेमेंट एटली। और कई बार यह दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? चर्चिल था। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो वहाँ का पीएम कौन था? चर्चिल था। आप यह ईयर याद रखेंगे 40 से 45 तक, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। एक पत्रकार है, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया जाएगा तो इन सारे घटनाओं को वह कवर करेगा। वह पत्रकार है और उस पत्रकार का नाम है लुई फिशर। हमने पिछले आंदोलन में भी बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में सीडीएम में बताया था कि गांधी को एक पत्रकार कवर कर रहा है। उस पत्रकार का नाम क्या है? वेब मिलर है। आप देखिए, कन्फ्यूज़न मत करिएगा। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में है सीडीएम में, उसका नाम वेब मिलर, लेकिन जो यहाँ पे है 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में जो पत्रकार है उसका नाम है लुई फिशर। और लुई फिशर जो है गांधी का जीवनीकार भी है। बाद में यह गांधी का जीवनी लिखता है। तो यह दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में गांधी को या भारत के जो आंदोलन को कवर कौन कर रहा था? तो लुई फिशर कर रहा है। और गांधी का जीवनीकार कौन है? तो इसमें भी लुई फिशर है। आप दोनों याद रखेंगे। ठीक है। और सब इस आंदोलन की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड अगर कोई क्षेत्र रहा है तो वह रहा है बिहार और संयुक्त प्रांत। यह सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड में रहा है। और यहाँ पे अगर हम स्पेशली बिहार की बात करें तो बिहार में जो मुंगेर जगह है, यहाँ पे मतलब ट्रेन को ठप किया गया और पटरी वगैरह उखाड़ा गया है। तो यह भी एग्जाम में पूछा गया कि बिहार को कौन सा जगह है जहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में पटरी वगैरह उखाड़ी गई और रेल यातायात को बंद किया गया, तो वह जगह है मुंगेर। देखिए, ये सारे जो फैक्ट हैं कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक का मतलब अगर हम बात करें 1935 से लेके और 1947 तक, इस टाइम पीरियड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यह है। और बीपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। तो आप इस टॉपिक के सारे फैक्ट को याद रखेंगे। ये जितने सारे फैक्ट हैं सारे आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और देखिए, बहुत इजी है। अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आंदोलन के बारे में अभी तक तो हमने फैक्ट देख रहा था क्या क्या है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि आखिर वो क्या कारण था। थोड़ा सा कंसेप्चुअल इशू भी देख लेते हैं, मतलब मेंस के दृष्टिकोण से, कि कंसेप्ट भी देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। देखिए, आंदोलन का अगर हम कारण की बात करें, आंदोलन स्टार्ट हो क्यों रहा है, सबसे बड़ा बात है कि राजनीतिक कारण है। ये तो हमने आज के टॉपिक में हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो रहा और सारी जो सेंटर पॉइंट में सेकेंड वर्ल्ड वार है और ब्रिटिशर्स जो है उसमें काफ़ी इन्वॉल्व है उसमें, और तरह तरह के वो चाह रहे हैं कि भारतीय हमारे समर्थन में रहे। भारत जो कॉलोनी है किसी तरह हमारे हाथ से छूटे नहीं, लेकिन भारतीय भी चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम आंदोलन प्रदर्शन करते रहें और अपनी मांग को हम मनवाते रहें। यही सब आंदोलन से वहाँ से प्रस्ताव आएगा, कमीशन आएगा, कमीशन रिफ्यूज़ होगा और यहाँ से आंदोलन होगा। यही घटनाएं अभी के टाइम में चलेगी। तो यह आंदोलन का अगर हम कारण देखते हैं तो राजनीतिक कारण यही है कि इस दौरान बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं होती है जिससे कांग्रेस के बहुत सारे नेता होंगे, उनका सरकार से मोह भंग हो जाएगा। ठीक है। जैसे एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ये तो सबसे बड़ा इशू है। दूसरा इशू की हम बात करें तो दूसरा इशू होगा क्रिप्स प्रस्ताव। यह भी आएगा और यह भी फेल हो जाएगा। कुछ ऑथेंटिक बात नहीं कर पाएगा, जो इन लोगों का बात था वो भी नहीं मानेगा, वहीं डोमिनियन स्टेटस की बात करेगा, पुरानी बात करेगा, तो इससे ये लोग नाराज़ हो जाएंगे। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा बात होगा 1 अगस्त मिशन भी आया है, वो भी फेल हो जाएगा। मतलब यह 2-3 घटनाएं ऐसी होगी कि, और जो निम्नलिखितों का तीसरा अगर कह सकते हैं रवैया है, जो आंदोलन को दबाने का जो रवैया है निम्नलिखितों का, ये भी भारतीयों को बहुत बुरा लगेगा।
क्योंकि देखिए सरकार में आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। अगर कोई भी सरकार आंदोलन भी नहीं करने दे रही है, काम भी नहीं कर रही है, तो फिर वो बहुत मतलब ख़राब सरकार है और ये भारतीयों को बहुत बुरा लगेगा। तो यह 2-3 कारण ऐसे होंगे जिससे जो बड़े बड़े नेता हैं इनका मोह भंग हो जाएगा और बहुत सारे नेता उसमें जेल में, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में जेल में चले गए हैं। तो एक निराशा होगी, और निराशा होगी तो जब भी निराशा होती है तो आप क्या करते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और उस समय जब भी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में निराशा होती है तो लोग सोचते हैं चलो एक बार जान झोंकते हैं और एक आंदोलन करते हैं। तो ये राजनीतिक कारण था, आंदोलन के पीछे का सबसे बड़ा ये कारण यही था। अगर हम दूसरा बात करें तो आर्थिक कारण, यहाँ पे आर्थिक होगा। आर्थिक कारण था, देखिए जब भी युद्ध लड़ा जाता है किसी भी देश के साथ तो उस देश का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो जाता है, और जब इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो जाता है तो उस देश में इन्फ्लेशन आ जाती है, मंदी आ जाती है, गरीबी आ जाती है, भूखमरी आ जाती है, बेरोज़गारी बढ़ जाती है और सामाजिक ताना बाना जो है बिगड़ने लगता है। लोगों में जो स्नेह की भावना होती है वह कम होने लगता है और जगह जगह पे देखेंगे धार्मिक कट्टरवाद, किसी किसी तरह से लोगों में आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। तो यह सब जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में काफ़ी हो गया था और आर्थिक कारण काफ़ी बढ़ गया था। इस समय जो नेता थे उस समय नेताओं पे काफ़ी दबाव था। देखिए जनता किससे कहेगी, नेता से कहेगी, और नेताओं की उस समय स्थिति थी, कुछ नेता तो जेल में थे, जो नेता बाहर भी थे वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो जो बाहर जो लोग नेता थे, नेताओं की स्थिति बहुत मतलब वो देख नहीं पा रहे थे, जो लोगों की पब्लिक का जो रवैया था, मतलब रवैया क्या कह सकते हैं उसको, मतलब जो स्थिति थी, जो समस्या थी, वो देख के वो मतलब बहुत मजबूर हो गए थे। तो उनको लगा कि अब आंदोलन छेड़ना ही पड़ेगा, अब कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो गरीब जनता मर जाएगी। ठीक है, तो एक आर्थिक कारण भी सबसे बड़ा जिम्मेदार था। तीसरा कारण हम देखते हैं सामरिक कारण। सामरिक मतलब होता है स्ट्रेटजिक कारण, मतलब डिफेंस रिलेटेड जो तकनीक होती है, रक्षा संबंधी जो कारण होते हैं उसको कहा जाता है सामरिक कारण। स्ट्रेटजिक रीज़न देखेंगे तो इस टाइम में हम देखते हैं कि जापान का तेज़ी से उदय होता है और जो साउथ ईस्ट एशिया का जो भी कंट्री है वहाँ से जो यूरोपियन कंपनी है उनको खदेड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन भारतीयों को लगा कि देखो अगर जापान छोटा सा देश अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकता है तो क्या हम नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, और इसी टाइम में कलकत्ता और तमिलनाडु में बम बरसाया गया जापानियों के द्वारा। कलकत्ता और तमिलनाडु में इसी टाइम बम बरसाया गया जिससे काफ़ी अफरा तफरी की माहौल पैदा हो गया और इससे भी कांग्रेस के नेताओं पर काफ़ी दबाव पड़ा। मतलब अंग्रेज़ों को थोड़ा सा भयभीत करने के लिए जापान ने तमिलनाडु और कलकत्ता के कुछ जगहों पर बम वगैरह बरसाया, जिससे लोगों में तो अफरा तफरी फैली लेकिन अंग्रेज़ों में भी काफ़ी अफरा तफरी फैली। और यह जो कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हो रही थी इससे भारतीयों को सह मिल रहा था कि जब जापान अपने समर्थन के लिए, अपने हक के लिए लड़ सकता है तो हम लोग क्यों नहीं लड़ सकते हैं। ये भी एक छोटा मोटा क्या बहुत बड़ा कारण था। और अगला लेक्चर में हम देखेंगे INA के बारे में देखेंगे और सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जो टॉपिक होगा अगले लेक्चर में देखेंगे, तो वहाँ से भी आप रिलेट कर पाएंगे कि इंटरनेशनल प्रेशर काफ़ी बढ़ता जा रहा है और भारतीयों पे दबाव, मतलब भारत में जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, कॉलोनी बनाए हैं, उन पे एक दबाव बनते जा रहा है, जो भी एक बहुत बड़ा कारण है। यह एक स्ट्रेटजिक कारण है। इस समय अगर हम देखते हैं तो जितने भी कारण थे, तात्कालिक कारण कहें, राजनीतिक कारण कहें, आर्थिक कारण कहें, सामाजिक कारण कहें, इन सारे कारणों को देख के गांधी जी इसमें काफ़ी दुखी थे और इस दुखी के कारण गांधी जी ने सोचा कि हम एक आंदोलन को स्टार्ट करेंगे। और उन्होंने इस टाइम में देखेंगे गांधी जी मनोवैज्ञानिक तौर पे काफ़ी परेशान हो गए थे, मेंटली थोड़ा सा गांधी जी डिस्टर्ब हो गए हैं। उसमें देखते हैं लोगों की स्थिति बहुत भयानक हो गई है। आप देखिए कि 1940 से पहले की अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स तो कुछ भारत में कर नहीं रहे, यहाँ से पैसा लेकर वहाँ जा रहे हैं। वैसे भी डेवलपमेंट तो उनका कुछ है नहीं, भारत में गरीबी है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया तब इनका पूरा फोकस तो लड़ाई में हो गया और भारत का जो संसाधन था पूरा लेके तो वहाँ जा रहे हैं। तो पहले तो ये जीरो कर रहे थे,
अब तो इनका निगेटिव में हो रहा है, अब सारा पैसा ब्रिटेन लेके जा रहे हैं और पूरे वर्ल्ड वार में इनका ध्यान चला गया है। तो अब जो भारत में गरीबी, शिक्षा, मतलब ये बेरोजगारी है काफ़ी हद तक बढ़ गई है। और यह देखिए, एक संवेदनशील आदमी सामने वाला को अगर परेशान होते देखता है तो अपने भी परेशान होता है। यही एम्पैथी है ना। सिंपैथी तो अलग चीज़ है, लेकिन यही एम्पैथी है, ठीक है। तो वहीं अगर गांधी को यहाँ पे देखें तो गांधी कहीं ना कहीं इस टाइम में मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। और इसी टाइम में गांधी जी नाराज़ होकर, गुस्से में आके कांग्रेस को चेतावनी देते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को चेतावनी देंगे और कहेंगे कि देश की मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। मतलब गांधी कहीं ना कहीं कांग्रेस को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं हुए, यह देश की जनता के समर्थन में अगर आप तैयार नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम देश की मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। यह आप कोटेशन याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है और आजकल एग्जाम में कोटेशन वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। गांधी यहाँ पे कांग्रेस को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि अगर आप भारतीयों के गरीबों के हक में आंदोलन नहीं करेंगे, तो मतलब कांग्रेस के एक चेतावनी के रूप में देते हैं। और तो यह एक स्टेटमेंट देते हैं कि देश की मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन मैं खड़ा कर दूंगा और आंदोलन कर दूंगा। ये सब घटनाएं हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस भी गांधी की बातों का समर्थन करती है और 9 अगस्त से क्विट इंडिया मूवमेंट हमारा स्टार्ट हो जाता है। जो ग्वालियर टैंक में गांधी जी भाषण देते हैं और उसके बाद अगले दिन जो नेहरू प्रस्ताव रखेंगे और उसको समर्थन करेंगे। और उसको समर्थन कौन करेंगे? पटेल समर्थन करेंगे और 9 अगस्त से हमारा समर्थन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, इसके बाद हम देखते हैं, अब आंदोलन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। देखिए, हमने जो आंदोलन प्रारंभ करने की जो स्थिति थी सारा हमने बता दिया है। आप उसको डिटेल में लिख लेंगे नोट्स बना के। 9 से स्टार्ट होता है, 9 अगस्त से स्टार्ट होगा। और इसके पहले गांधी जी एक भाषण देंगे ग्वालियर टैंक में। ग्वालियर टैंक कहाँ पे है? ये बम्बई में है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था है, गांधी जी कहाँ भाषण देंगे? ग्वालियर टैंक में देंगे। और देखिए, यहाँ पे कहेंगे लगभग 1 लाख यहाँ भीड़ होगी, 1 लाख भीड़ होगी। और 1 लाख भीड़ में गांधी जी कहेंगे करो या मरो, डू और डाई, ठीक है। करो या मरो का यहाँ पे अगर हम अर्थ देखें तो करो या मरो का यहाँ पे अर्थ है कि यह कहेंगे कि अंग्रेज़ों से तत्काल भारत छोड़ने की अपील करेंगे। और इसी संदर्भ में कहेंगे करो या मरो। इसका मतलब ये है कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इसी प्रयास में अपनी जान दे देंगे। इसलिए कभी कभी आपका जब एग्ज़ाम करीब आता है तो कहा जाता है कि डू और डाई की सिचुएशन में आप पढ़ाई करिए। मतलब या तो पढ़ते पढ़ते इतना पढ़िए कि एग्ज़ाम निकल जाए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आम एग्जाम्पल में भी, उदाहरण में भी कई बार इसको लिया जाता है। तो करो या मरो का स्टेटमेंट यही है कि या तो संघर्ष ऐसा करें कि हमें आज़ादी मिल जाए, नहीं तो संघर्ष करते करते हम अपनी जान दे दें। यही है करो या मरो का स्टेटमेंट। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो आप इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। लेकिन जब ये सब घटनाएं होगी तो ब्रिटिशर्स तो बैठे नहीं रहेंगे। 9 अगस्त को जैसे ही आंदोलन स्टार्ट होगा, तुरंत जैसे हमने ऊपर में बताया कि ऑपरेशन जीरो आवर चलेगा। और ऑपरेशन जीरो आवर चलने के टाइम में गांधी, नेहरू, पटेल जैसे बड़े बड़े जो भी नेता हैं सबको गिरफ्तार किया जाएगा। कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। हमने पहले वीडियो में बताया था कि रणनीतिज्ञ आते आते सबसे पहले ये काम कर चुका है। इस समय फिर कांग्रेस को अवैध घोषित कर देगा और भारत सुरक्षा नाम से कई अध्यादेश लाएगा। और जो भी अध्यादेश लाया जाएगा वो कहीं ना कहीं दमन करने के लिए लाया जाएगा। तो जो देखिए, हमने जो रणनीतिज्ञों का बताया था कि उसका काम करने का क्या अप्रोच है, वही अप्रोच सारा क्विट इंडिया मूवमेंट में लागू होगा। इसलिए देखेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट तुरंत उसके सारे नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा और दमन करने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन खासियत यही है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो अभी लागू चल रहा है, यह पुराने आंदोलन की तरह नहीं है कि दब जाए। अब इसमें अंतर क्या है, हम आगे उसको भी देखते हैं। अब इसकी हम कुछ विशेषता थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस आंदोलन में कार्यक्रम क्या है।
देखिए, कांग्रेस में ने इस आंदोलन के पहले कोई विशेष कार्यक्रम घोषित नहीं किया, लेकिन हमने आपको बताया था कि ग्वालियर टैंक में जो गांधी जी भाषण देते हैं, जो निर्देश देते हैं लोगों को, उसी को कहीं ना कहीं माना जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम का वही सबसे बड़ा एक रूपरेखा था, एक गाइडलाइन था लोगों के लिए। और उसमें गांधी जी बोले थे कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें। लेकिन कांग्रेस के प्रति, आप ये पॉइंट याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, हम लिख नहीं रहे हैं, आप इसको लिख लेंगे। पहला पॉइंट था इसमें, गांधी जी इसमें बोलते हैं कि सरकारी कर्मचारी नौकरी नहीं छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा घोषित करें। यह इसीलिए बोलते हैं कि 1931 में जब नॉन कोऑपरेशन चला था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो इसमें लोगों ने नौकरी छोड़ दी थी। और जब लोगों ने नौकरी छोड़ दी और आंदोलन जब गांधी जी वापस लिए, तो उसके बाद बड़ी इनकी आलोचना की गई। लोगों को लगा कि अब तो हम बेरोजगार हो गए। तो गांधी इस समय कहते हैं, उस आंदोलन से सीख लेते हैं और कहते हैं आप नौकरी नहीं छोड़ें, नौकरी करते रहें, लेकिन इस आंदोलन के प्रति, फ्रीडम स्ट्रगल के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें। और सबसे बड़ी उस आंदोलन को लीड करने में है कांग्रेस। आप कांग्रेस संस्था के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखें। दूसरा इसमें कहते हैं कि जो देशवासी हैं, जो सैनिक हैं, जो भारतीय सैनिक हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों पे गोली चलाने से इनकार करते हैं। हमने 1931 में देखा था, गढ़वाल रेजिमेंट के एक सैनिक ने लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो इसको गांधी कहते हैं आप इसको रिपीट करिए और सैनिक कहीं ना कहीं गोली चलाने से इनकार कर दें। दो बातें हो गई। तीसरी बात कहते हैं कि राजा महाराजा जो हैं वो आंदोलन में भाग लें और जनता की प्रमुखता स्वीकार करें। मतलब जो राजा महाराजा हैं वो अपनी नेतृत्व करें अपने राज्य का, और अपने राज्य में उनके जो भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी उनकी प्रजा हैं, उन सबका नेतृत्व संभालें और भारतीयों के साथ मिलके, कांग्रेस के साथ मिलके भारत के एक क्विट इंडिया मूवमेंट में अपना समर्थन दें। ठीक है। और चौथा बात कहते हैं कि जो छात्र हैं स्कूल कॉलेज तभी छोड़ें जब वह अपने नैतिक रूप से अंत तक इस निर्णय पर डटे रहने में कायम रहें। ये नहीं कि आप स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और कल होकर आपको लगे कि नहीं मेरा कुछ नहीं हो रहा है, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। ये नहीं करना है। अगर आप नैतिक रूप से तैयार हैं कि हाँ ठीक है, हम आंदोलन के लिए स्कूल छोड़ते हैं और पूरी तरीके से आंदोलन में शामिल होंगे, तब आएंगे। देखिए, इस पूरे आंदोलन में जो 3-4 स्टेटमेंट हैं, इसमें गांधी जी ने कहीं ना कहीं अपना प्रेशर कुछ नहीं रखा है। इसमें सब कुछ आपकी स्वेच्छा पे छोड़ दिया है। आपको जो मन करे करें, जो भी मन करे ना करें, लेकिन अपनी निष्ठा इस आंदोलन के प्रति बनाए रखें, कांग्रेस के प्रति बनाए रखें और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चलाने में समर्थन करें। 3 इसका इनका मकसद था। लेकिन सब कुछ गांधी इसमें स्वेच्छा से कहते हैं, ज़बरदस्ती इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट की कुछ विशेषता देख लेते हैं। आखिर ये और आंदोलन से किस तरीके से अलग है, और कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है और आंदोलन की अपेक्षा यह किस तरीके से अलग है। पहला, अगर हम हिंसा की बात करें तो यह आंदोलन एक हिंसात्मक आंदोलन कहा जाता है। इसके पहले जितने आंदोलन हो रही हैं उसमें जैसे नॉन कोऑपरेशन में देखें, एक चौरा चौरी छोटी सी घटना होगी और छोटी सी घटना पे बहुत लोग बोलते रह जाएगा, रोकते रह जाएगा, लेकिन गांधी आंदोलन को वापस ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत उग्र लेवल पे हिंसा होगी, लेकिन गांधी आंदोलन को वापस नहीं देंगे। तो हिंसा सबसे बड़ा इसमें मुद्दा है। और इस जन आंदोलन होते हुए भी यह पिछले आंदोलनों से हिंसा के मामले में भिन्न था, क्योंकि इस आंदोलन में काफ़ी हिंसा होती है। ठीक है। इस टाइम हम देखते हैं कि सरकार के खिलाफ हड़ताल, जुलूस, प्रदर्शन, बहुत सारा कुछ होगा। और आप देखेंगे बहुत सारे थाना को जला दिया जाएगा। जैसे 208 पुलिस थाना होगा जिसको जलाया जाएगा। जो दफ्तर होते हैं, जो ऑफिस होते हैं, 1275 ऑफिस को तोड़ फोड़ करके उसको नष्ट किया जाएगा। अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें, 382 रेलवे स्टेशन को तोड़ फोड़ करके तहस नहस किया जाएगा। और जितने जो डाक घर हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, इसमें लगभग 945 पोस्ट ऑफिस को यह तहस नहस किया जाएगा। ये जो भी है, ये सरकारी आंकड़ा है, आपको ये सब याद नहीं रखना है। ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि थाना, दफ्तर, रेलवे स्टेशन, डाकघर सबको तहस नहस किया गया है, बहुत नुकसान पहुँचाया गया है। यहाँ पे बहुत हिंसा होगी, लेकिन गांधी यहाँ पे आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। ठीक है।
इसी बात पे काफ़ी लोग इनको बोलते हैं कि गांधी अहिंसात्मक थे, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट में उनको क्या हो गया था। वहाँ पे तो हिंसा होती है, फिर भी आंदोलन को वापस नहीं लेते हैं, जबकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक छोटी सी घटना पे गांधी आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है, और बहुत सारे देखेंगे कि पब्लिक प्लेस था, वहाँ पे आग लगा दी गई है। गांधी ने इस बार जनता के हिंसा की आलोचना नहीं की। देखिए, गांधी अपने इस स्टेटमेंट में बोलते हैं कि यह हिंसा नहीं है, बल्कि यह सरकार की हिंसा का जवाब कहते हैं। इसको गांधी कहते हैं कि यह जो भारतीय लोग कर रहे हैं, यह सरकार की जो अराजकता है, सरकार की जो हिंसा है, उसका कहीं ना कहीं एक जवाब है, जवाबी कार्रवाई के तौर पे गांधी इसको लेते हैं और इसको हिंसा नहीं मानते हैं। ठीक है, तो कई बार देखेंगे कि गांधी को इस पॉइंट पे आलोचना किया जाता है कि गांधी पूर्ण रूप से अहिंसात्मक नहीं थे, कहीं ना कहीं हिंसा को समर्थन वो देते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में, और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और इसी टाइम में कुछ समानांतर सरकारें बनेगी। समानांतर सरकार की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जगह में समानांतर सरकार बनेगी। इसमें हम देख लेते हैं, एक बनेगा बलिया में, बलिया में बनेगा चीतू पांडे, चीतू पांडे के नेतृत्व में, यह पूछा जाता है। दूसरा बनेगा सतारा में नाना पाटिल, और YB चौहान के नेतृत्व में। और यह जो सतारा का सरकार बनेगा ना, यह सबसे ज़्यादा दिन तक चलेगा, सबसे ज़्यादा दिन तक चलेगा सतारा का सरकार। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे लंबा सरकार कौन चलेगा, तो सतारा वाला सरकार चलेगा सबसे लंबा। और एक बनेगा उड़ीसा में सरकार, उड़ीसा में बनाएंगे मोहन प्रधान, और इनके साथ में रहेंगे लक्ष्मण नायक। आप एक भी नाम याद रखेंगे तो चलेगा, दोनों नाम याद रखना जरूरी नहीं है। एक तामलुक है जगह, तामलुक है उड़ीसा का जगह, बंगाल का जगह है, मिदनापुर में पड़ता है, बंगाल मिदनापुर में पड़ता है। और यहाँ पर लक्ष्मण सामंत और लक्ष्मण नायक, इन दोनों के द्वारा चलाया जाएगा समानांतर सरकार यहाँ पे। तो 1 2 3 फैक्ट यहाँ पे आप थोड़ा सा याद रखेंगे। साथ में सिंध में चलेगा, मुंगेर में चलेगा, भागलपुर में चलेगा, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ बड़े बड़े नेता तो जेल में चले गए हैं। अब आंदोलन को लीड करने के लिए कोई बड़े नेता है नहीं, तो यहाँ पे समाजवादी नेताओं की भूमिका होगी और वहाँ पे इनकी एंट्री होगी। और यहाँ पे आएंगे JP, और JP इस आंदोलन में बड़े चेहरा बन के उभरेंगे। और कई बार BPSC में आपसे पूछा गया है कि JP किस आंदोलन में नेतृत्व करते हैं और किस आंदोलन में वो उभर के आते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में JP एक बड़ा चेहरा और लीडर बन के उभरेंगे। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें कोई बड़ा नेता, जो भी है बड़ा नेता, वो जेल में है, मतलब बाहर में कोई नहीं है, तो लीडरशिप प्रदान करने वाला कोई नहीं है। और गांधी ने जैसा बोला था अपने ग्वालियर टाइम की भाषण में कि अगर सारे नेता गिरफ्तार हो जाएं तो आप खुद अपने नेता स्वयं हैं। तो एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि इसमें एक नेता कौन थे। तो देखिए, अगर नाम दिया हो और 4 टॉपिक हो तो आप गांधी मान सकते हैं नेता, लेकिन अगर पब्लिक की बात की जाए तो आप मानेंगे कि इस आंदोलन में जो भी आंदोलन था, सब जो भी व्यक्ति था अपना आंदोलन स्वयं कर रहा था, अपना नेता स्वयं था, क्योंकि सारे नेता इसमें गिरफ्तार हो गए हैं और गांधी ने इसका निर्देश ग्वालियर टाइम के अपने भाषण में दे दिया था। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में इनको रखा जाता है। JP को हजारीबाग जेल में रखा जाता है, हालांकि बिहार हिस्ट्री में इसको डिटेल में बताया गया है। तो हजारीबाग जेल में इनको रखा जाएगा, लेकिन यहाँ से जेल की दीवार कूद जाएंगे और वहाँ से भागेंगे, और वहाँ से भाग के ये नेपाल पहुँच जाएंगे। और नेपाल पहुँच के आज़ाद दस्ता का यह आज़ाद दस्ता बनाएंगे नेपाल में जाके। और यह आपसे BPSC में एग्ज़ाम कई बार पूछा गया है। आज़ाद दस्ता कौन बनाते हैं? JP बनाते हैं। JP किस जेल से भागते हैं? तो हजारीबाग जेल से दीवार फांद के भागते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया आपसे
कि आज़ाद दस्ता के तर्ज पे ही बकरी के टापू, ये बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, बकरी के टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता किसने बनाया? तो यह बनाया जेपी ने। यह बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ये सब याद रखेंगे। देखिए मेन इसमें है आज़ाद दस्ता, ये सब जो है वो घुमाने के लिए होती है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए आपको होती है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। आप आज़ाद दस्ता पे फोकस रखेंगे और जेपी पे फोकस रखेंगे, वही होगा। साथ में कुछ समाजवादी नेताओं ने रेडियो से प्रसार करेंगे वो लोग, जैसे एक है राम मनोहर लोहिया। ये लोग सामने तो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि सामने जैसे ही आएंगे एक गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, पकड़ के जेल में डाल दिए जाएंगे। तो ये लोग छुप छुप के कहीं से कहीं ये रेडियो पे प्रसारण करेंगे और उसी के थ्रू लोगों को अपनी आंदोलन की बातें बताएंगे और नेतृत्व करेंगे लोगों से, मतलब रेडियो के थ्रू ये नेतृत्व करेंगे। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा था कि रेडियो के थ्रू प्रसारण कौन करते थे, तो वो करते थे राम मनोहर लोहिया। साथ में इनके साथ आचार्य नरेंद्र देव थे, अच्युत पटवर्धन थे, मीनू मसानी थे, उषा मेहता थी। यहाँ पे एक लेडी है उषा मेहता, ये भी रेडियो पे प्रसारण करती थी। इन दोनों का नाम आपसे पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा महिलाओं की भूमिका इसमें देख लेते हैं। महिलाओं की भूमिका क्विट इंडिया मूवमेंट काफ़ी है। जैसे हमने ऊपर में बताया कि रेडियो प्रसारण में उषा मेहता का योगदान है और साथ में RML राम मनोहर लोहिया का योगदान है, और ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इसी टाइम हम देखेंगे महिलाओं की सक्रिय भूमिका रहती है। उषा मेहता, अरुणा आसफ अली जैसे महिलाओं ने फ्रंट पर नेतृत्व किया। साथ में और आंदोलनकारी महिलाओं ने खाने पीने और छिपने की व्यवस्था की, जिससे आंदोलनकारी जो थे, जो लीडर थे, वो कहीं ना कहीं पकड़ा नहीं पाए अंग्रेज़ों से और अपनी सूचना को लोगों तक पहुंचाते रहें। इसके साथ हम देखते हैं छात्र और पूंजीपति की भूमिका क्या थी। छात्रों ने इस टाइम में अपना कॉलेज वगैरह छोड़ दिया और जो पूंजीपति थे ये फंड जनरेट किए, और फंड जनरेट करके इन्होंने कहीं ना कहीं उस समय मोटर गाड़ी थी, मतलब बाइक वगैरह, इनका व्यवस्था करते हैं कि लोगों को कहीं आने जाने में, आवागमन में दिक्कत नहीं हो, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करते हैं, और पूंजीपति भी इसमें योगदान देते हैं। तो ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत है कि जो पूंजीपति वर्ग है, जो अभी तक किसी भी आंदोलन में समर्थन नहीं किया था, इस आंदोलन में समर्थन करता है और फंड रेज करके आंदोलनकारियों को दे रहा है। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसमें जितने संस्था हैं, हिंदू महासभा है, मुस्लिम लीग है, अंबेडकर का एक संस्था है, और सबसे बड़ी संस्था है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बन चुकी है। लेकिन एकमात्र संस्था है इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसने क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया। बाकी जितने संस्था थे, चाहे हिंदू महासभा हो, CPI हो या मुस्लिम लीग हो, जितने भी आंदोलन थे, जितने महासभा थे या जितने और दल है, ये किसी भी दल ने क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लिया। इसी के आधार पे आप देखेंगे कई बार लोग कहता है कि हिस्ट्री गलत लिखा गया, लेकिन हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो इनकी भूमिका कहीं है ही नहीं। इन लोगों ने यहाँ तक कि समर्थन की तो बात छोड़िए, इन लोगों ने विरोध किया, और विरोध इस स्तर पे जाके किया, इतने निम्न स्तर पे जाके किया कि यह कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का साथ दिया। इस टाइम में अगर आप सावरकर का भाषण देखेंगे तो सावरकर भाषण देते हैं और उस समय कहते हैं कि हमें अंग्रेज़ों का सशर्त समर्थन करना चाहिए और क्विट इंडिया मूवमेंट से हमको दूर रहना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। कांग्रेस लोगों को बहका रही है। तो इस तरीके का सावरकर का स्टेटमेंट है। इसी को लेकर बार बार उनको कंट्रोवर्सी में खड़ा किया जाता है और तरह की घटनाएं होती है। बाकी हम इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। सरकारी दमन की अगर बात करें तो कुचलने के लिए सरकार ने काफ़ी, जैसा कि लिनलिथगो उस समय था, तो एक तो कांग्रेस की अवैध संस्था घोषित कर देता है, साथ में हम देखेंगे कि सारे नेताओं को जेल में डाल देता है। तो एक किसी न किसी तरह से दमन करने की कोशिश करेगा। और यहीं पे हवाई जहाज़ से लिनलिथगो ये भी
अध्यादेश जारी करेगा, कहेगा कि हवाई जहाज़ से गोलियां बरसाई जाए, बम गिराया जाए और जो आंदोलनकारी हैं उन पे किसी तरह से इनको दमन किया जाए। ठीक है, ये था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट का सारा घटना। अब देखिए थोड़ा सा इसका हम समीक्षा करेंगे। तो कोई भी आंदोलन होता है तो कुछ उसमें आलोचना होता है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट होता है, उसके बाद तो हम जाके एक कंक्लूजन पर पहुँचेंगे। तो जो भी इसमें लोग आलोचना करते हैं वो एक दो बात ये कहेंगे कि जो कहेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट जैसा अहिंसात्मक आंदोलन यह एक नहीं था, यह कहीं ना कहीं हिंसा को बढ़ावा दिया और इसमें संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। जैसे हमने बताया कि रेल को ध्वस्त किया गया, डाकखाना को, पोस्ट ऑफिस को ध्वस्त किया गया, जो पब्लिक ऑफिस थे, जो सरकारी ऑफिस थे उनको तोड़ा फोड़ा गया, जो रेलवे स्टेशन था और जो पुलिस चौकी होती थी उसको तोड़ा गया। तो इसमें जो पब्लिक संपत्ति होती थी, जो सरकार की संपत्ति होती थी, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। साथ में गांधी जो देख रहे हैं कि हिंसा हो रही है, फिर भी लोगों को इसमें मना नहीं करते हैं, इस बात को लेकर आलोचना होती है। ठीक है, दूसरा इसमें भी आलोचना होती है कि यह जो आंदोलन था यह कहीं ना कहीं एक मुसलमानों के बीच में और एक जो अन्य वर्ग थे जो समर्थन नहीं कर रहे थे उनको एक भड़काने का काम किया, जो सांप्रदायिकता भड़काने का काम किया। यह आंदोलन कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण की राजनीति से प्रेरित था। और इसी आंदोलन के बाद में देखेंगे मुस्लिम लीग अपना रहेगा और अपना लगेगा और आपने लगेगा कि हमको एक सेपरेट पाकिस्तान चाहिए। और इसी के टाइम में देखेंगे हिंदू महासभा के जो लोग होंगे, जो अभी आरएसएस है, ये जो लोग हैं एक हिंदू राष्ट्र की बात करने लगेंगे। तो ये कहीं ना कहीं यह जो क्विट इंडिया मूवमेंट था कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण के मुद्दे पे जाके यह एक मतलब एक इशू क्रिएट करता है, यह आलोचना की बात होती है। लेकिन बहुत सारे विद्वान इसमें ये भी कहते हैं कि यह आंदोलन जो था, यह आंदोलन स्टार्ट नहीं किया गया था बल्कि स्वस्फूर्त विस्फोट कहते हैं, मतलब यह अपने आप पैदा हुआ आंदोलन था समय के घटनाओं से, और यह किसी के द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया था बल्कि अपने आप यह समय काल में पैदा हुआ, मतलब लागू हुआ यह आंदोलन था। इसका कहना है कि यह नेतृत्व विहीन आंदोलन था, इसमें कोई एक लीडर नहीं था। हालांकि जैसे गांधी ने कह दिया था कि अगर कोई लीडर इसमें नहीं रहे तो आप अपने लीडर स्वयं हैं, तो इसमें कहा जाता है कि यह नेतृत्व विहीन था, इसको किसी स्पेसिफिक पर्सन ने स्टार्ट नहीं किया था, जबकि यह पब्लिक के द्वारा स्टार्ट किया गया था और हर पब्लिक ने अपना लीडरशिप स्वयं घोषित किया। ये दो तीन पॉइंट जो है इसकी आलोचना के पॉइंट हैं। चौथा एक और बात कहा जाता है कि यह आंदोलन पूरे भारत में नहीं फैला था, क्योंकि मद्रास और पंजाब में इसका देखेंगे तो प्रसार थोड़ा सा कम दिखता है। यह पूरे भारत का आंदोलन नहीं था। साथ में अगर देखेंगे तो बहुत सारे रजवाड़े समर्थन नहीं करते हैं, जो रजवाड़ा समर्थन करता भी है वो बहुत मतलब प्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं करता है। जैसे एक मैसूर राज्य है, मैसूर प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करेगा, लेकिन बाकी सारे जो रजवाड़े हैं वो इतने खुल के समर्थन नहीं करेंगे। तो इस दो चार मुद्दे पे कहीं ना कहीं इस आंदोलन की आलोचना की जाती है। लेकिन अगर इन सारे पॉइंट को हम देखते हैं, कसौटी पे कसते हैं, तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं यह कुछ हिस्टोरियन इस बात को गलत भी काटते हैं और इनका मानना है कि बात ठीक है, मद्रास और पंजाब में थोड़ा सा कम रहा, लेकिन बिहार और संयुक्त प्रांत में इसकी जो प्रभाव रहा इसका बहुत ज़्यादा रहा है। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है यह अंग्रेज़ों को भारत से बाहर नहीं निकाल पाया, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में इसका काफ़ी योगदान है। जैसे उपनिवेशवाद को काफ़ी क्षति पहुंचाई, जो कॉलोनी बना के ब्रिटेन रह रहा था उसको जड़ तक हिलाने में यह मजबूत रहा और उनको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने में सबसे कामयाब आंदोलन के तौर पे इसको देखा जाता है। विदेशी वस्तुओं को बिक्री और काफ़ी नुकसान हुआ, जो हम 1905 से करते आ रहे थे कि विदेशी बहिष्कार करना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। तो इस आंदोलन को क्विट इंडिया मूवमेंट में काफ़ी योगदान मिला और विदेशी वस्तुओं को बहुत हद तक मतलब जलाने की या बहिष्कार करने की इसमें सहायता मिला। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो इस आंदोलन में जनता ने काफ़ी प्रचंड विरोध किया और पुलिस अधिकारी जो पूर्व में समर्थन करते थे वो कहीं ना कहीं गांधी के कहने पे
भारतीयों के समर्थन में आ गए और जो भारतीय जो पुलिस अधिकारी थे या पुलिस के जवान थे वह गोली चलाने पे जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने साथ में आदेश दिया सेना के जवानों को और इन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को यह दिख गया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दिन अब लद चुके हैं और उसे जल्दी से जल्दी भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। देखिए यह था भारत छोड़ो आंदोलन की जो इंटरनल स्टोरी थी, जो हम एग्ज़ाम में इसको लिख सकते हैं एक समीक्षा के रूप में। लेकिन अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक दो पॉइंट है कि उसमें एक सी राजगोपालाचारी हैं। सी राजगोपालाचारी हैं, इन्होंने एक प्रस्ताव लेके आए। इनके प्रस्ताव का नाम है द वे आउट और यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। यूपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी में शायद अभी नहीं पूछा गया, लेकिन यूपीएससी में ये पूछा हुआ सवाल है। द वे आउट पूछा गया है। यह किसके द्वारा लाया गया था? सी राजगोपालाचारी के द्वारा लाया गया था। और इसका एम क्या था, इसको लाने का मकसद क्या था? जो उस समय संवैधानिक गतिरोध चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन जो चल रहा था उस समय, उसको दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी एक प्रस्ताव लेके आते हैं और उस प्रस्ताव का नाम है द वे आउट पैम्पलेट करके एक प्रस्ताव लाते हैं। द वे आउट पैम्पलेट करके आता है एग्ज़ाम में। यह किसके द्वारा लाया गया था? तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा लाया गया था। इसका मकसद क्या था? तो इसका मकसद था संवैधानिक गतिरोध, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो एजिटेशन उसमें चल रही थी उसको कहीं ना कहीं दूर करना था। उस समय हम देखते हैं कि गांधी जब पूना में है, आगा खां पैलेस में गांधी को रखा गया है, उसमें इनकी हेल्थ काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी और हेल्थ काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी तो इन लोगों को लगेगा कि अंग्रेज़ों को लगेगा कि गांधी मर जाएंगे, काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे उसमें। और गांधी की उसमें उम्र भी देखेंगे तो काफ़ी हो गई रहेगी, तो लोगों को लगेगा कि अब गांधी मर जाएंगे। तो एक अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन रूबिकॉन चलाया, रूबिकॉन। और इन ऑपरेशन रूबिकॉन का मतलब था कि अगर गांधी मर जाते हैं तो जो बम्बई की जो सरकार है वह और लोगों से ये मतलब तार नहीं भेजेगी। उसमें तार भेजा जाता था, तार में ये नहीं भेजेगी कि गांधी जी मर गए, आप तार में सिर्फ रूबिकॉन का इस्तेमाल कर देंगे और तार भेज देंगे तो माना जाएगा कि गांधी जी मर गए। यह स्पेशली जो चलाया गया था ऑपरेशन, यह रूबिकॉन चलाया गया था गांधी के मरने की खुशी के टाइम में। लेकिन गांधी जी उसमें मरते नहीं हैं, गांधी जी उसमें ठीक ठाक जीवित रह जाते हैं और यह इनका जो ऑपरेशन रूबिकॉन था फ्लॉप हो जाता है। तो यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि ऑपरेशन रूबिकॉन किसके संदर्भ में चलाया गया था? तो गांधी के संदर्भ में चलाया गया था। इसका मकसद क्या था कि गांधी जी अगर मरते हैं तो यह चलाया जाएगा। जैसे परमाणु परीक्षण भी भारत में होता है तो ये ऑपरेशन यूज़ किया जाता है, जैसे लाफिंग बुद्धा वगैरह यूज़ किया गया था भारत में। तो यह परंपरा है कि जब भी कोई बड़ा इशू होता है तो उसको हम एक सिंबॉलिक ऑपरेशन के थ्रू जानते हैं, पूरा नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और घटनाएं हैं। हमने जो यहाँ पे देखा था महिलाओं का योगदान, तो महिलाएं हर तरीके से, जहाँ पे जो महिलाएं अपने तरीक़े से योगदान दे रही हैं, यहाँ पे इंदिरा गांधी का भी योगदान है। इंदिरा गांधी यहाँ पे बनाती है बानरी सेना। इंदिरा गांधी यहाँ बानरी सेना बनाएंगी और यह अपने आंदोलन को लीड करेंगे, ठीक है। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि बानरी सेना किसने बनाया, तो इंदिरा गांधी के द्वारा बनाया गया था। चलिए थोड़ा सा 2-3 फैक्ट है, हम उसको भी देख लेते हैं। हमने ऊपर में देखिए अब वीडियो लगभग ख़त्म हो गया है, 2-4 फैक्ट हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। एक चीतू पांडे के बारे में एक फैक्ट थोड़ा सा छूट गया है, उसको भी लिख लीजिए, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चीतू पांडे कहाँ गए? इधर ही होंगे। देखिए बलिया के हैं चीतू पांडे और यह अपने आप को गांधीवादी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है गांधीवादी इनमें से किसे कहा जाता है, तो चीतू पांडे को कहा जाता है। अब देखिए थोड़ा सा हम ऊपर में जो बात किए थे हम चर्चिल का, तो
एक दो पॉइंट याद आ गया तो अभी चर्चिल के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। चर्चिल उसमें प्रधानमंत्री है और चर्चिल कहता है गांधी के बारे में, गांधी ही आंदोलन को लीड करते हैं और गांधी से कहीं ना कहीं अंग्रेज़ काफ़ी त्रस्त रहेंगे। तो चर्चिल उसमें गांधी के बारे में एक स्टेटमेंट देता है, कहता है कि जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं। यह स्टेटमेंट चर्चिल का है, आप अपने नोट्स में लिख लेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चर्चिल का स्टेटमेंट है कि वह कहता है गांधी के संदर्भ में कि जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे परिस्थिति में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा हो। परंतु गांधी ने हमेशा की तरह अंग्रेज़ों को मात देते हुए जो इनकी जो रूबिकॉन ऑपरेशन रूबिकॉन लॉन्च करते हैं, कहीं ना कहीं इनसे बच जाते हैं और ज़िंदा रह जाते हैं और बाद में गांधी मरते हैं आज़ादी के बाद। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक चर्चिल का बहुत फेमस है। दूसरा एक लिन लिथगो है। लिन लिथगो उस समय एक लेटर लिखता है और अपने लेटर में कहता है, पहले तो बहुत अध्यादेश लाएगा और अध्यादेश में जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें कहा जाएगा कि आप हवाई जहाज़ का प्रयोग करिए और वहाँ से बम बारूद गिराइए और किसी तरीके से आंदोलन को ख़त्म करिए। ठीक है, और लिन लिथगो उसमें एक लेटर लिखिएगा चर्चिल को और उसमें कहेगा कि 1857 के बाद सबसे भयंकर विद्रोह भारत में ये हुआ है। मतलब आप इस विद्रोह का अंदाज़ा लगाइए कि लिन लिथगो अपने लेटर में जो चर्चिल को लिखता है और इसमें कहेगा कि यह जो आंदोलन हुआ है 1857 के विद्रोह के बाद सबसे बड़ा विद्रोह इसे बताया गया है। उसने उसे प्रधानमंत्री चर्चिल को पत्र लिखा और यह भी कहा कि मैं इस परिस्थिति में गंभीर रूप से जूझ रहा हूं, इसकी गहनता और विस्तार को मैंने सुरक्षा की दृष्टि से विश्व से अब तक छुपाया, लेकिन अब हमसे छुपाया नहीं जा रहा है। तो इन सारी घटनाओं को लिखेगा लिन लिथगो। अब इस देखिए यह जो कोटेशन होता है ना, यह कोटेशन कहीं ना कहीं जब आप मेंस में लिखते हैं तो आपके जो आंसर में 1-2 नंबर बढ़ने की संभावना अच्छी हो जाती है और एग्जामिनर को लगता है कि आप पढ़े अच्छे से हैं और आपकी तैयारी अच्छी है। एक बार मैं इस पॉइंट को और रिपीट कर देता हूँ। लिन लिथगो एक लेटर लिखिएगा चर्चिल को और उसमें बोलेगा कि 1857 के बाद से सबसे भयंकर विद्रोह अभी यह है जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट के संदर्भ में बता रहा है। और उसने यह भी कहेगा कि 57 के बाद बहुत गंभीर विद्रोह से जूझ रहा हूँ। मतलब मैं यहाँ 57 के बाद की जो परिस्थितियाँ थी उसके बाद से ऐसी परिस्थितियाँ कभी नहीं हुई और मैं जिस परिस्थिति में हूँ बहुत गंभीर परिस्थिति से जूझ रहा हूँ और अभी तक मैंने इस आंदोलन की गहनता को मैंने पूरी दुनिया से छुपाया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी कुछ लेटर में लिखेगा और यह जो स्टेटमेंट है, आप अगर मेंस में ऐसा कुछ लिखते हैं, लिन लिथगो और चर्चिल का जिक्र करेंगे, पेपर वगैरह का जिक्र करेंगे, लेटर का जिक्र करेंगे, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को लगेगा कि आपका जो पढ़ने का दायरा है मतलब थोड़ा ज़्यादा है और आप चीज़ों को अच्छे तरीक़े से पढ़े हैं और एग्जामिनर वहाँ पे खुश होता है और फिर वहाँ पे नंबर आपको अच्छा देता है। दूसरा अगर हम बात करें तो पारसी जो लोग थे, एक हमने पॉइंट पे बात किया कि कौन कौन लोग समर्थन देते हैं। तो पारसी जो लोग थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो समर्थन देगा ही देगा, लीड कर रहा है, पारसी इसमें समर्थन देंगे, लेकिन अंबेडकर एक संस्था चलाएंगे और अंबेडकर के संस्था का नाम है, मैं संस्था का नाम बता देता हूँ, एंग्लो इंडियन समाज। एंग्लो इंडियन समाज चलाएंगे अंबेडकर और हिंदू महासभा, इसको उसमें लीड करेंगे वीर सावरकर। ठीक है, इन दोनों ने, और साथ में अगर आप बात करें सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन तीनों ने क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार किया है। इन्होंने मतलब बहिष्कार ही नहीं किया बल्कि अंग्रेज़ों का इन्होंने समर्थन किया और इनकी जो बातें हैं बहुत आलोचना करते हैं, उसमें कांग्रेस की क्विट इंडिया मूवमेंट की बहुत आलोचना करते हैं। और इसमें सबसे बड़े आलोचक इसमें रहेंगे वीर सावरकर। और वीर सावरकर तो यहाँ तक ये भी कहेंगे कि इस आंदोलन में हिंदुओं को भाग ना लेने के लिए कहा, परंतु सरकार ने इसकी आलोचना की।
मतलब वीर सावरकर ये लोगों को बोलेंगे कि आप आंदोलन में भाग ना लीजिए, आप कहीं ना कहीं एक हिंदू महासभा के साथ खड़े रहिए। और हिंदू महासभा क्या कर रही थी? हिंदू महासभा कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को सशर्त समर्थन देने की बात कर रही थी। और आप देखेंगे सावरकर को लेके यही पॉइंट पे इनको घेरा जाता है। एक तो जो अंडमान जेल की बात है, जो माफ़ी मांगते हैं वहाँ से, और ये जो दूसरा पॉइंट है क्विट इंडिया मूवमेंट में, ये जो जितने संस्था है जिसमें अंबेडकर भी हैं, सावरकर भी हैं, सीपीआई है, सबको घेरा जाता है। लेकिन इसके बावजूद किसी भी उस समय के अगर हिस्टोरियन का पढ़ेंगे तो इनके बारे में जो इनका मत था कि ठीक है हम आपके साथ नहीं, आपके विरोध में हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंबेडकर के खिलाफ़ बात किया जाए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सावरकर के खिलाफ़ बात किया जाए। इन्होंने जो किया है वह एक हिस्ट्री है और हम एक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जो बातें सही हैं उनको पढ़ेंगे। देखिए अंबेडकर क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ये सबसे बड़े संविधान के ज्ञानी व्यक्ति हैं। दुनिया के संविधान को इन्होंने पढ़ा है और भारत के संविधान को ड्राफ्ट करते हैं। इनके योगदान को हमें नहीं भूलना चाहिए। अंबेडकर का अगर हम बात करें तो इनका बहुत योगदान है। और देखिए किसी भी नेता का अगर आप देखेंगे ना, इस प्रोस्पेक्टिव से अगर आप पढ़ेंगे कि इनमें हम कमियां निकालें, तो हर नेता में 10-5 कमियां आपको दिख जाएगी। वो गांधी में भी दिख जाएगी, नेहरू में भी दिख जाएगी। आपका अगर वो नज़रिया होगा तो कहीं ना कहीं दिख जाएगा। लेकिन हम जब फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ते हैं, जब फ्रीडम मूवमेंट को पढ़ते हैं, तो हम इस नज़रिए से पढ़ते हैं कि उस समय घटनाएं क्या हुई थी। उस समय इनका एम मत था और यह इनके सपोर्ट में थे, यह इस पक्ष के समर्थन में थे, यह इस पक्ष के विरोध में थे। हम व्यक्ति के विरोध में नहीं जाते हैं, हम कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिव के समर्थन और विरोध में जाते हैं। तो किसी भी फ्रीडम फाइटर को यहाँ पे बड़ा और छोटा दिखाने का मकसद नहीं है। देखेंगे बहुत लोग सोशल मीडिया पे बातें चलती है, कुछ लोग अम्बेडकराइट अपने आप को बोलते हैं, अम्बेडकर को महान बोलते हैं, कुछ लोग गांधीवादी बोलते हैं, कुछ लोग नेहरू को लेकर चलते हैं, और कुछ लोग आजकल नए फैशन में सावरकर को लेकर चल रहे हैं। देखिए आलोचना सबकी हो सकती है। अगर आप अम्बेडकर का बुक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अम्बेडकर अपने भाषण में कई ऐसे बात बोले हैं, महिलाओं को लेकर 2-3 स्टेटमेंट ऐसा बोले हैं कि आपको लगेगा कि अम्बेडकर ऐसा विद्वान आदमी बोल ही नहीं सकता। अगर आप अरिस्टोटल का बुक पढ़ेंगे तो अरिस्टोटल ने एक बार महिलाओं के बारे में बहुत भद्दा मजाक कर दिए थे। तो कभी कभी होता है, अगर आलोचना करने पे तुल जाएँ तो हर व्यक्ति में आलोचना आपको दिख जाएगी। इंद्र भगवान में भी आपको आलोचना दिख जाएगी, ब्रह्मा जी में भी दिख जाएगी। तो किसी में ऐसा नहीं है कि सर्वगुण संपन्न, ऐसा कुछ भी आइडियल नहीं होता है। हिस्ट्री आप जब भी पढ़ें तो थोड़ा सा दिमाग को खोल के पढ़ें, और कभी भी आप 2022 में अभी हैं, लेकिन जब 1944 की घटना को पढ़ें तो ये थोड़ा रिलेट कर पाए कि 44 में जाने की कोशिश करें। अभी के पर्सपेक्टिव से बात ना करें कि अभी क्या चल रही है घटनाएं, जो किताब में लिखा गया है उसकी बात करें, और जो फैक्ट एंड फिगर है उसकी बात करें। देखिए कभी इसके बाद हम सोचे हैं कि जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो एक भगत सिंह पे एक लेक्चर आएगा, तो भगत सिंह का बहुत आइडियोलॉजी अच्छा है, जानना चाहिए सबको। एक सावरकर का आइडियोलॉजी आएगा। सावरकर अभी बहुत इशू चल रहा है इनके नाम पे, और कुछ लोगों का मानना है कि इनको एक मतलब फ्रीडम फाइटर बनाया जाए, लेकिन इनके बारे में बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। तो हमेशा आप देखेंगे इलेक्शन के टाइम में सावरकर आ जाते हैं। इलेक्शन के टाइम में अगर गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा आया ना, सावरकर और हिंदू मुसलमान मुद्दा आ जाता है। तो यह कारण क्या है? यह एक पॉलिटिकल इशू है, और इसके कारण हम देखेंगे क्या क्या घटनाएं हैं। तो ये सब बातें थी। तो कभी भी आप हिस्ट्री पढ़ें, हर नेता, हर लीडर के बारे में 2-4 अच्छाई है, 2-4 बुराई है। आप अच्छाई को ले लें, बुराई को छोड़ दें। और देखिए निगेटिव सेंस में आपका कोई स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। हम एक कमेंट पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, उसने लिखा था गांधी वाज रॉन्ग। पहला ही स्टेटमेंट था गांधी वाज रॉन्ग। यह एक ऐसा स्टेटमेंट है ना, इसके बाद आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप मूर्ख हैं, कि पागल हैं, कि होशियार हैं, कि विद्वान हैं। एग्जामिनर यह लाइन पढ़ेगा और सीधे आपको, अगर 36 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, 36-38 नंबर का, आपको सीधे 4-5, 2-3 नंबर दे के, अगर एग्जामिनर मूड में है तो 2-3 नंबर दे के भी वो आगे पढ़ेगा भी नहीं। क्योंकि यह जो स्टेटमेंट है गांधी वाज रॉन्ग, आप यह स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हैं। इस तरीके का स्टेटमेंट आपको लिखने का कोई अधिकार नहीं है,
किसी भी फ्रीडम फाइटर के संदर्भ में आप इस तरीके का स्टेटमेंट कभी यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं तो आप निहायत मूर्ख आदमी हैं, निहायत पागल आदमी है। इस तरीके का स्टेटमेंट आप कभी यूज़ मत करिए, आपका नंबर सीधे कट जाएगा, 2-3 नंबर या तक 0 भी मिल सकता है। ठीक है, देखिए कभी भी एग्जाम में आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलोचनात्मक व्याख्या करें, क्रिटिकली एनालाइज करें। देखिए एक शब्द होता है आलोचना और एक होता है कमी। इस दोनों के बीच में ना बड़ा थिन लाइन होता है। आलोचना मतलब क्या होता है कि हम 3-4 पॉजिटिव पॉइंट बताए, कुछ पॉजिटिव पॉइंट छूट गया है तो हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि यह पॉइंट आप ऐड किए होते तो आपका आंसर और बढ़िया होता, आपकी जो पॉलिसी और बढ़िया होती। यह आलोचना होती है, मतलब यह पॉइंट आपने छोड़ दिया है, यह नीतिगत कहीं ना कहीं से एक सुधार करने की गुंजाइश में आलोचना का यूज होता है। और कमी जो होता है ना, मतलब आलोचना का देखिए डायरेक्ट सीधा तौर पे आलोचना का मतलब लोग समझ लेता है कि कमी निकालना, लेकिन अगर ब्रॉड सेंस में बात करेंगे तो आलोचना का मतलब होता है पूरक के रूप में जो नहीं बताई गई है उसको पूरक के रूप में एक पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। इसीलिए देखते हैं कि डिबेट डिस्कशन जो होती है पार्लियामेंट में, उसमें कहा जाता है कि जो विपक्ष होती है उसका काम है आलोचना करना, कमी निकालना नहीं, आलोचना करना। और आलोचना का मतलब होता है कि जो कमियां रह गई है संशोधन करने में या नियम बनाने में, उसको हम पॉइंट आउट करेंगे, उसको बताएंगे। मतलब एक सुधारात्मक प्रयास होता है। यह एक पॉजिटिव सेंस में आलोचना का यूज होता है। आप इसको नेगेटिव मत मानिए। अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो समझिए कि आप में कुछ कमियां को इंडिकेट कर रहा है, आप उसको सुधार करिए। और कमी होता है, इसको नेगेटिव सेंस में देखा जाता है। तो आप आलोचना और कमी में बहुत थिन लाइन होता है। और देखिए एग्ज़ाम में कभी भी आपसे यही ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है आलोचना करिए, क्रिटिकली एनालाइज करिए। मतलब एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि आप उस पॉइंट के बारे में जानिए। पॉजिटिव पॉइंट तो लिखेंगे ही, साथ में उसमें क्या क्या ऐड किया जा सकता है, क्या क्या सुधार किया जा सकता है उसको बताइए। यही है आलोचना। आप कभी भी आलोचना को नेगेटिव सेंस में मत लीजिए। और जहाँ भी देखिए आलोचना और कमी में थोड़ा सा थिन लाइन होता है। और जब भी आपको आंसर राइटिंग लिखने का प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप इस थिन लाइन को कभी इधर रहेंगे कभी इधर रहेंगे, पार कर जाएंगे। और जहाँ आप पार करते हैं वहीं पे देखते हैं कोई कहता है कि हमको यार मेंस में एक क्वेश्चन में 36 नंबर में हमको मिला है 24 नंबर, और कोई कहता है हमको मिला है 12 नंबर। यही डिफरेंस होता है। आप बोला गया आलोचना करिए तो आप इधर आना था आपको, आप इस लाइन के बाहर आ गए हैं, आलोचना और कमी को समझ नहीं पाए हैं। तो जो आप सेंटेंस लिखते हैं गांधी वाज रॉन्ग, यह कमी है। और आप लिखिए कि गांधी अपने आंदोलन को करते हैं, बहुत अच्छे तरीक़े से करते हैं, तमाम उसमें कमियां हैं। अगर इन पॉइंट पे काम किया जाता तो गांधी के यह आंदोलन और सफल होता और बेहतर होता। यह आलोचना हुआ। तो देखिए बहुत थिन लाइन होता है और आपको आंसर राइटिंग में इन सब पॉइंट को लिखने में बहुत ध्यान देना चाहिए। नहीं तो आप कब इधर से इधर पार कर जाएंगे और एग्जामिनर आपको 12 नंबर से 24 नंबर की जगह पे 12 नंबर दे देगा और आपको लगेगा हम तो वहीं लिखे हैं। तो यह भाषा का अंतर होता है। और भाषा में कभी भी किसी भी नेता को, किसी भी लीडर को आप कम या छोटा या बड़ा नहीं कर सकते हैं। सबका बराबर योगदान है। और सबसे बड़ी बात, उस समय हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं हमारे विरासत हैं, तो अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपनी कल्चर को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए। और जो फ्रीडम फाइटर हमारे रहे हैं, जो उसमें के लीडर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम को, फ्रीडम स्ट्रगल की गौरव गाथा करेंगे, मतलब उसका गुणगान करेंगे। उसको डिमीन नहीं करना है, उसको कम नहीं करना है, बल्कि उसको बढ़ा चढ़ा के भी ज़्यादा नहीं बोलना है। कम से कम जितना है उतना तो बोलिए। आप गांधी को, नेहरू को गाली नहीं दे सकते हैं। अगर उस समय के तमाम जितने नेता थे, अगर आप पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा गांधी, नेहरू, पटेल, ये जो 2-3 नेता थे ना, सबसे अच्छे नेता में आएंगे। और इसीलिए इनको माना जाता है। यूपीएससी इन पे प्रश्न बनाती है। यूपीएससी इनको, आप गांधी नेहरू पे जाएंगे तो इंटरव्यू में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, मेन से पूछा जाता है, प्रीलिम्स से पूछा जाता है। तो यूपीएससी जैसे आइडियल संस्था जब मान रही है तो आप गांधी और नेहरू को गाली मत दिया करिए। अगर आप गांधी नेहरू को गाली देते हैं तो यह समझिए कि सभ्य समाज में आप कहीं ना कहीं अपनी
मतलब कम जानकारी को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कभी भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में पढ़िए, दिमाग को खाली करके पढ़िए। मतलब एक चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करने के व्यू से मत पढ़िए, एक आलोचना के दृष्टिकोण से पढ़िए, लेकिन कमी के दृष्टिकोण से मत पढ़िए। और आपका जो अप्रोच हमेशा रहे सुधार की तरफ हो। मतलब यही कहने का मतलब था। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय दूसरे सत्याग्रही कौन थे, मतलब सेकंड नंबर पे कौन थे। हमने वीडियो में इसको बताया है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो सही आंसर लगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैक्सिमम 2 या 3 वीडियो और आएगा, और उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।